नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे सहसंबंध। सहसंबंध क्या होता है? जब दो चलों में परिवर्तन साथ साथ होता है। जैसे हमारी जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। जैसे हमारी आय कम होगी वैसे खर्चे कम हो जाएंगे। तो ये दोनों क्या हो गए? आपस में संबंधित हो गए। तो इन दोनों का यदि हमें परिवर्तन ज्ञात करना हो तो उसे क्या कहेंगे? सहसंबंध। या फिर इन दोनों चलों को क्या कहेंगे? ये दोनों आपस में सहसंबंधित है, आपस में संबंधित है, क्योंकि एक में परिवर्तन होने पर दूसरे में भी परिवर्तन हो रहा है। तो कॉर्नर ने क्या कहा कि जब दो या दो से अधिक मात्राएं सहानुभूति में परिवर्तित होती है, एक में परिवर्तन के फलस्वरूप दूसरे में भी परिवर्तन होता है, तो वह मात्राएं सहसंबंधित है। अब देखो, सहसंबंध है वो सार्थक भी हो सकता है और निरर्थक भी हो सकता है। सार्थक कब होगा? सार्थक होगा यदि कारण प्रभाव संबंध है, कारण प्रभाव संबंध विद्यमान है तो उसे कहेंगे सार्थक सहसंबंध। जैसे यदि कीमत और मांग वाले टॉपिक में हमने पढ़ा कि कीमत में परिवर्तन होने के कारण मांग में भी परिवर्तन हो रहा है। कीमत बढ़ रही है तो मांग कम हो रही है, और कीमत यदि घट रही है तो मांग बढ़ रही है। तो उसमें कीमत तो क्या हो गया? कारण, और उसका प्रभाव कहां पर पड़ रहा है? मांग के ऊपर। तो उसे हम कहेंगे कारण प्रभाव संबंध। इसमें एक ध्यान रखना कि दो चल है जो स्वतंत्र चल है, उससे तो हम कहेंगे आधार चल। स्वतंत्र चल को क्या कहते हैं? आधार। और जो आश्रित चल है उसे कहेंगे संबंध चल। अब जैसे इस कीमत और मांग वाले टॉपिक में देखो कि जो आधार चल कौन है? कीमत है या मांग है? आधार चल है कीमत, क्योंकि कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में परिवर्तन हो रहे हैं। तो कीमत हो गई आधार चल, और जो संबंध चल है या फिर आश्रित चल है वो कौन सा हो गया? मांग। यदि कारण प्रभाव विद्यमान है तो उसे हम कहेंगे सार्थक सहसंबंध। निरर्थक सहसंबंध यानी इसको हम भ्रामक सहसंबंध भी कह सकते हैं, केवल साहचर्य भी कह सकते हैं, कार्य कारण संबंध विद्यमान नहीं भी कह सकते हैं। जैसे मान लो उदाहरण लिया कि ब्रिटेन में शराब की मांग बढ़ रही है और भारत में मंत्रियों का वेतन बढ़ रहा है, तो इस दोनों में आपस में किसी प्रकार का संबंध है क्या? ब्रिटेन की शराब के जो मांग से इनके वेतन का कोई संबंध है क्या? नहीं है। ठीक है, महंगाई के कारण शराब की कीमत भी बढ़ रही है ब्रिटेन में, और यहां पर भी महंगाई के कारण जो महंगाई बता लेता है उस हिसाब से मंत्रियों का वेतन भी बढ़ रहा है। हाँ, ये दोनों राशि है बिल्कुल साथ साथ जा रही है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का कार्य कारण संबंध विद्यमान नहीं है। तो अपन देखेंगे तो अपन को ये लगेगा कि दोनों एकदम साथ साथ जा रही है, तो इनमें सहसंबंध है। लेकिन वो सहसंबंध तो है, वो कौन सा सहसंबंध है? निरर्थक सहसंबंध है। इसे हम भ्रामक सहसंबंध, केवल साहचर्य, कार्य कारण संबंध, ये सभी कह सकते हैं। अब देखो सहसंबंध के प्रकार। सहसंबंध के प्रकार देखो, धनात्मक तथा ऋणात्मक सहसंबंध। यदि दोनों राशियां एक ही दिशा में साथ साथ जा रही है तो उसे हम कहेंगे धनात्मक सहसंबंध। जैसे हमारी आय बढ़ रही है तो खर्चे भी बढ़ेंगे। हाँ, इसमें क्या है? केवल राशियां एक साथ साथ जाएगी। ये जरूरी नहीं है कि यदि आय हमारी 100 रुपये बढ़े तो खर्चे 50 ही बढ़े या खर्चे 80 बढ़े, वो जरूरी नहीं है। दोनों साथ साथ जाने चाहिए। तो कौन सा सहसंबंध होगा? धनात्मक सहसंबंध। खर्चे बढ़ रहे, आय बढ़ रही है, खर्चे भी बढ़ रहे हैं, कौन सा संबंध है? धनात्मक सहसंबंध। यदि आय घट रही है तो हमारे खर्चे भी घटेंगे। अब आप कहोगे कमी हो रही है, ऋणात्मक। नहीं, दोनों एक साथ एक दिशा में जा रही है तो उस टाइम कौन सा सहसंबंध होगा? धनात्मक। चाहे वो घटे या बढ़े, दोनों एक साथ होने चाहिए तो होगा धनात्मक सहसंबंध। ऋणात्मक सहसंबंध कब होता है? जब एक राशि में वृद्धि हो रही है और दूसरे में कमी हो रही है। जैसे कीमत और मांग। यदि कीमत बढ़ेगी तो मांग में क्या होगी? कमी। यदि कीमत घटेगी तो मांग में क्या होगी? वृद्धि। तो कीमत और मांग, यह मैं यहां पे लिख देता हूं, कीमत और मांग का जो सहसंबंध है वो होगा ऋणात्मक, और जो
आय और व्यय का है वो कौन सा होगा, धनात्मक। समझ में आ गई। यदि एक में कमी दूसरे में वृद्धि या फिर एक में वृद्धि दूसरे में कमी हो रही है तो ऋणात्मक सहसंबंध। दोनों साथ साथ चल रही है, यदि वृद्धि हो रही है कमी हो रही है तो धनात्मक सहसंबंध। साधारण आंशिक और बहुगुणी, यहां पर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया था। साधारण सहसंबंध के अंदर केवल दो राशियां उनका ही अध्ययन करते हैं। सहसंबंध में आपने ये देखा दो या दो से अधिक यानी कम से कम चल दो होने चाहिए, इससे ज्यादा हो सकते हैं। तो यदि दो ही चलों का अध्ययन करते हैं तो कहते हैं साधारण सहसंबंध। आंशिक और बहुगुणी, इनमें हमेशा दो से अधिक चल होते हैं। यही हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया था और मेरा ये उस टाइम गलत भी हुआ था। आंशिक और बहुगुणी में हमेशा दो से अधिक चल होते हैं। जैसे मान लो खेत में फसल बोई अपन ने, खेत में फसल बोई, अब फसल पर ये उत्पादन है किस पर निर्भर करेगा, देखो फसल का उत्पादन निर्भर करेगा बारिश पर, खाद पर, और जो निराई गुड़ाई है, इन सब चीजों पर फसल का उत्पादन निर्भर करेगा। तो यदि हम फसल पर केवल बारिश का अध्ययन करें, इनको खाद और निराई गुड़ाई को इनको एक बार छोड़ दिया, केवल फसल का बारिश के साथ यदि किस किस साल बारिश बढ़ रही है और किस किस साल फसल का उत्पादन बढ़ रहा है तो उसे कहेंगे हम आंशिक सहसंबंध। यानी केवल इसमें भी चल तो होते हैं दो से अधिक, लेकिन किसी एक जो चल है उसका दूसरे पर अध्ययन करते हैं। और बहुगुणी के अंदर क्या होता है कि जो चल एक है, जैसे फसल है, ये फसल कौन सा चल हो गया, आश्रित चल। फसल का अन्य जो स्वतंत्र चल है, बारिश, खाद, निराई गुड़ाई, इन सब का एक साथ अध्ययन करते हैं तो वो हो गया बहुगुणी सहसंबंध। समझ में आ गया। बहुगुणी के और आंशिक है, आंशिक के अंदर दोनों में चल है दो से ज्यादा होते हैं, लेकिन बाकी को स्थिर आकर किसी एक का अध्ययन करते हैं तो वो होता है आंशिक, और किसी एक पर बाकी सभी का अध्ययन एक साथ करते हैं तो वो होता है बहुगुणी। अब है रेखीय और वक्र रेखीय। रेखीय और वक्र रेखीय, नाम से पता चलता है रेखीय में एकदम सीधी रेखा बनती है और वक्र रेखीय में वक्र रेखा घुमाव फिराव की रेखा बनती है। रेखीय सहसंबंध है, ये हमेशा प्राकृतिक विज्ञान में ही पाया जाता है। प्राकृतिक विज्ञान में जैसे आपको कह दिया हर बार 10 रुपये कीमत बढ़ने पर मांग जो है मांग 4% बढ़ेगी या 5%, हर बार एक ही निश्चित परसेंट भी बढ़ेगी, यानी एकदम सीधी रेखा बनेगी, तो वो हो गया रेखीय सहसंबंध। वक्र रेखीय सहसंबंध है प्राय अपने जो सामाजिक जीवन जीते हैं उसमें और आर्थिक में, यानी सामाजिक विज्ञान और आर्थिक विज्ञान में हमेशा वक्र रेखीय सहसंबंध बनता है। इसमें यदि 10 रुपये कीमत बढ़ रही है तो कभी मांग 5% बढ़ जाती है, कभी 8% बढ़ जाती है, कभी 3% बढ़ जाती है, वो हो गया वक्र रेखीय सहसंबंध। अब देखो सहसंबंधों के परिमाण है, यहां से भी प्रश्न बनेगा, आगे बताऊंगा मैं किस हिसाब से बनेगा, क्योंकि ये टॉपिक पूरे होने बाद मैं आपको एमसीक्यू भी कराऊंगा, वहां पर आपको पता चलेगा किस हिसाब के प्रश्न बनेंगे। लेकिन यहाँ पर आपने जो थ्योरी यदि अच्छे से पढ़ दी ना तो वो प्रश्न लगभग सही होंगे। और हाँ, आज का टॉपिक थोड़ा लंबा भी हो सकता है, मैं क्या यदि अपने एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे, मैं तो ये मानता हूँ 2-4 प्रश्न आएंगे, लेकिन यदि 8-10 प्रश्न आ गए तो ये जो सहसंबंध है, इंडेक्स है, काल श्रेणी है, यहाँ से प्रश्न आएंगे, तो इन टॉपिकों के हम कुछ प्रैक्टिकल भी करेंगे। पूर्ण सहसंबंध क्या होता है? पूर्ण सहसंबंध में सहसंबंध का मान क्या होता है, पहले तो अपन इस पे चर्चा करते हैं, फिर ये समझ आएगा। सहसंबंध का मान हमेशा +1 व -1 के बीच में होता है। सहसंबंध मान हमेशा +1 और -1 के बीच में होता है। अब देखो पूर्ण सहसंबंध है, यदि +1 या -1 है तो उसे हम कहेंगे पूर्ण सहसंबंध। अब है सीमित सहसंबंध। सीमित सहसंबंध है वह उच्च, मध्यम, निम्न तीनों प्रकार का हो सकता है। उच्च सहसंबंध कब होगा? उच्च सहसंबंध होगा यदि 1 से लेकर 0.75 के बीच मान हो, या कह सकते हैं 0.75 से 1 के बीच मान हो, चाहे एक माइनस वाला भी हो सकता है, एक प्लस वाला भी हो सकता है। माइनस वाला होगा तो -0.75 से -1, और यदि प्लस वाला होगा तो 1 से 0.75 प्लस वाले के बीच में, तब होगा उच्च सहसंबंध। मध्यम सहसंबंध कब होगा? जब 0.3 से
0.75 के बीच मान हो, 0.3 से 0.75 के बीच मान हो तो मध्यम सहसंबंध होगा। निम्न सहसंबंध कब होगा? 0.3 से कम। यदि किसी श्रेणी का सहसंबंध 0.25 है तो वो कौन सा सहसंबंध होगा? निम्न होगा। इस हिसाब की क्वेश्चन बनेंगे। तो उच्च सहसंबंध 1 से 0.75 के बीच, मध्यम 0.3 से 0.75 के बीच और निम्न 0.3 से कम है। सहसंबंध का अभाव, सहसंबंध का अभाव कब होगा? जब दोनों श्रेणियों में किसी प्रकार का सहसंबंध नहीं है, यानी शून्य सहसंबंध है। शून्य ऑटोमेटिक में ही सहसंबंध का अभाव माना जाता है। जब सहसंबंध का मान शून्य आ रहा हो तो उसे हम क्या कहेंगे? सहसंबंध का अभाव। सहसंबंध को ज्ञात करने की विधियां कौन कौन सी है? विक्षेप चित्र विधि है, रेखा चित्र विधि है, कार्ल पियर्सन विधि है, ये वेरी मोस्ट है, यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपने को करना है। कर्मांतर विधि है, ये मोस्ट है, यहाँ से भी अपन को ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो करना है। और न्यूनतम वर्ग विधि को भी अपन देखेंगे, ये भी अच्छी है। इन तीनों के अपन प्रैक्टिकल देखेंगे। पहले बहुत पढ़ते हैं विक्षेप चित्र विधि। विक्षेप चित्र और रेखा चित्र विधि है, इन दोनों में याद रखना है कि केवल सहसंबंध की दिशा का आपको अनुमान हो जाएगा, मात्रा है वो आपको पता नहीं चलेगी। यानी विक्षेप चित्र और रेखा चित्र है, इन दोनों से आपको केवल ये पता लग जाएगा कि सहसंबंध है पॉजिटिव है, सहसंबंध नेगेटिव है, लेकिन कितना है ये मात्रा का इसमें पता नहीं चलेगा। विक्षेप चित्र विधि क्या है? विक्षेप चित्र के अंदर है ये चित्र हो गया, इसके ऊपर हम बिंदुओं को अंकित करते हैं और उन बिंदुओं के आधार पर ये अपन पता लगाते हैं ये सहसंबंध कितना है, क्या है। जैसे मान लो ये 3 बिंदु यहाँ पे अंकित कर दिए मैंने और ये दूसरे श्रेणी के, ये यदि एक ही सीध में आ रहे हैं, यहाँ पे इनको किसी रेखा से मिलाना नहीं है। दूसरा मान लो ये बनाया मैंने, अब देखो ये मैंने कुछ विक्षेप चित्र बनाए हैं, इनमें से देखो ये सभी एक ही सीध के अंदर आ रहे हैं। यदि इनको ऊपर से एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो ये काल्पनिक रेखा है, ये सभी बिंदुओं के ऊपर से आ रही है, तो इसमें क्या है? पूर्ण सहसंबंध है। और वो भी कौन सा? पूर्ण सहसंबंध, पूर्ण धनात्मक सहसंबंध। यदि रेखा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तो है पूर्ण धनात्मक सहसंबंध। इसमें देखो ये सभी भी एक ही रेखा पर आ रही है, लेकिन रेखा ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, तो ये है पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध। ये देखो अब आपको पता चल गया, रेखा तो अपन खींचेंगे तो नीचे से ऊपर की ओर ही जाएगी, तो इसमें है तो धनात्मक, लेकिन दोनों एक ही रेखा पर नहीं आ रहे हैं, दोनों अलग अलग रेखा पर आएंगे। यदि अपन रेखा खींचते हैं तो इनमें धनात्मक सहसंबंध है, लेकिन कितना है, क्या है, ये अपन को पता नहीं लग रहा है, लेकिन दोनों एक साथ जा रही है तो उच्च स्तर का धनात्मक सहसंबंध है। इसमें इनमें उच्च स्तर का ऋणात्मक सहसंबंध है। इसमें देखो बिंदुओं का बिखराव अलग अलग पड़ा है, तो यहां पर सहसंबंध का अभाव है, यहां पर सहसंबंध का अभाव है, इसमें सहसंबंध नहीं है। तो ये कौन सी विधि है? विक्षेप चित्र विधि। केवल सहसंबंध की दिशा अपन को ज्ञात करनी हो तो विक्षेप चित्र विधि एकदम सरल विधि है, और ये है अपने चरम मूल्यों से भी प्रभावित नहीं होती है। दूसरी है रेखा चित्र विधि। एक चीज और ध्यान रखना, इसके बीच से अपन यदि रेखा खींचे तो जो ये रेखा है इसको कहते हैं अपन सर्वाधिक उपयुक्त रेखा। आज हम इसका बार बार प्रयोग करेंगे, नाम लेंगे, सर्वाधिक उपयुक्त रेखा, सर्वाधिक उपयुक्त रेखा। जो दो श्रेणी है इनके बीच से एक अनुमानित रेखा खींची जाए जो इन दोनों के एकदम सर्वाधिक निकटतम हो, तो इसे हम कहते हैं सर्वाधिक उपयुक्त रेखा। रेखा चित्र विधि है, इसको अपन डायग्राम से दिखाना पड़ता है। जैसे मान लो एक मैं एक उदाहरण लेकर समझा देता हूं आपको।
2020, 2021, 2022, 2023 और 2024, ये कुछ सालों की है। ये तो है आय और यहाँ पर है खर्च। यहाँ पर मैंने कह दिया 10,000 आय थी, 20,000 थी, 25,000 थी, 30,000 थी और 40,000 थी, ये आय थी। खर्च मान लो कि यहाँ पर 8,000 था, यहाँ पर 15,000 था, यहाँ पर 20,000 था, यहाँ पर 25,000 था, यहाँ पर 30,000 था, ये खर्च था। अब इनको अपन डायग्राम पर लेंगे। बाईस, 23 और 24। एक तरफ तो अपन क्या लिख लेंगे, आय 1,000 है, 2,000 है, 3,000 है, ऐसे। ये 10,000, 20,000, 30,000, ये ऐसे जो ग्राफ में अपन पैमाना लेते हैं ना वो वाला। और इस तरह अपने थी यहाँ 8,000 का ले लेंगे, 8, 16, 24, 32, इतना ही होगा अपना खर्च। ठीक है, अब देखो 2000 के अंदर 2020 में अपना जो आय है वह 1,000 रुपये और खर्च है 8,000 है। 2020 है, इसमें ये इधर वाली अपनी आय है और ये अपना खर्च है। तो इसमें आय कितनी है, 1,000 रुपये। 2,000 है, इसमें आय होगी ये यहाँ पे। बाद में 2021 में आय कितनी है, ये 2021, इसमें 20,000 रुपये, ये अपना बिंदु यहाँ पे आ जाएगा। बाद में 25,000 रुपये, 23 में है 30,000 रुपये, इतना ही कर देते हैं। तो इसको बाद में खर्च देखो। अब इन सबको एक बिंदुओं से रेखा से मिला देना है। ये हो गया 8,000 रुपये, 21 के अंदर है 15,000 रुपये, 22 में है 20,000 रुपये, और 23 में है 25,000 रुपये। 25,000 लगभग यहाँ पे। अब इनको रेखा से मिला दिए। अब इन दोनों रेखाओं का अपन जो डायग्राम देखेंगे, इस आधार पर जो रेखा चित्र बनेगा वो विधि है रेखा चित्र विधि। इनके आधार पर अपन को पता लगाना है कि इनमें सहसंबंध है या नहीं है। जितनी ये रेखा पास पास होगी उतना ही ज्यादा इनमें सहसंबंध होगा। यदि दोनों एक साइड जा रही है तो धनात्मक सहसंबंध है, दोनों एक साइड नीचे की तरफ आ रही है तो ऋणात्मक सहसंबंध है। इस आधार के ऊपर अपने को यह पता चल जाएगा कि इस सहसंबंध में पूर्ण धनात्मक है या फिर ऋणात्मक है। यदि दोनों रेखा ऊपर एक के ऊपर एक ही बन जाए तभी पूर्ण सहसंबंध होगा, नहीं तो क्या है अपन को केवल ये पता लगेगा कि धनात्मक सहसंबंध है या ऋणात्मक सहसंबंध है। यानी जो विक्षेप चित्र विधि है और रेखा चित्र विधि है, इससे अपन सहसंबंध की केवल दिशा का अनुमान कर सकते हैं। जो सहसंबंध का प्रॉपर आंकड़ा है, मात्रा है, परिणाम है, वो इससे पता नहीं लगेगी। तो विक्षेप चित्र और रेखा चित्र इनको शॉर्ट में समझ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक है वह सर्वाधिक प्रचलित है और सबसे उत्तम है, सबसे बढ़िया है। इसके सहसंबंध की दिशा को प्लस और माइनस से दर्शाते हैं और मात्रा है वह हमेशा +1 और -1 के बीच होती है। अब देखो कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। कोवेरियंस यानी सहविचरण, सहविचरण। इसका सूत्र है सिग्मा XY बट्टा N। यह निरपेक्ष माप है। सापेक्ष माप क्या होता है और निरपेक्ष माप क्या होता है वो बता देता हूं, फिर बताऊंगा ये सिग्मा XY बट्टा N इसका अर्थ। निरपेक्ष माप और सापेक्ष माप, जैसे मान लो मैंने आपको यह कह दिया कि 2010 में मेरी इनकम 10,000 रुपये थी, 2011 में मेरी 15,000 रुपये थी और उस
उस टाइम मेरे घर में 2010 में 5 किलो घी आता था और 11 में 8 किलो घी आता था। तो इन दोनों में आप संबंध स्थापित कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। अब इनका अपन निकालेंगे सापेक्ष माप, यानी 10 से 11 में मेरी इनकम कितनी बढ़ी। 10,000 से 15,000 हुई, यानी 50% बढ़ गई। घी है, पहले मैं 5 किलो का में लेता था, 10 में बाद में 8 किलो लेने लगा, तो जो घी की मात्रा भी प्रतिशत में बढ़ गई 60%। तो आय तो बढ़ी 50% और घी बढ़ गई, घी की मात्रा बढ़ गई 60%। अब इसमें आप संबंध स्थापित कर सकते हो। तो निरपेक्ष माप तो जो दी गई संख्या है उसका एजिट होता है, और सापेक्ष माप होता है उसमें किसी न किसी चीज का भाग लगने के बाद वह प्रतिशत या फिर अदर में निकल जाता है, वो होता है सापेक्ष माप। अब देखो, सहविचरण निकालना है, सिग्मा एक्स वाई बटा एन, यहीं से सवाल समझना पड़ेगा आपको, तब आगे क्या है कि जो अपन प्रैक्टिकल करेंगे ना वो समझ में आएगा। सिग्मा एक्स वाई बटा एन क्या होता है? मैं ये मानता हूं कि आप सभी को समांतर माध्य तो आता ही होगा निकालना, क्योंकि बेसिक टॉपिक है। यदि नहीं भी आता तो मैं गणित वाले टाइम में उसको थोड़ा बहुत बताऊंगा, उस टाइम देख लेना। जैसे मान लो कि कोई दो राशियां दे दी आपको, यहां पे उदाहरण बना देता हूं मैं। एक्स का मान और वाई का मान, अब देखो इनका समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य क्या होता है? आंकड़ों का योग आंकड़ों की संख्या। 10, 20, 30, 40, 70, 100, 100 में 4 का भाग देंगे तो समांतर माध्य, यानी अक्ष बार कितना आ गया इसका? 25, और 8, 5, 13, 10, 23, 15, 28, 38, 38 में 4 का भाग दोगे तो 9 चौक 36, 9.5। जो वाई बार है ये आ गया 9.5, यानी दोनों का समांतर माध्य अपन ने निकाल लिया। जो ये एक्स और वाई है वे कैसे निकाला जाता है? यदि एक्स आपको निकालना है तो ये जो है ना एक्स वाला, ये बड़े वाला एक्स है, पहली एबीसीडी वाला, ये दूसरे एबीसीडी वाला एक्स है। ये दूसरे एबीसीडी वाला एक्स आपको निकालना है, तो इस एक्स से ये समांतर माध्य घटाना है हर एक से। जैसे छोटे वाला एक्स निकालना आपको, तो 25 है, 10 में से आपको घटाना है, तो यहां पर आएगा माइनस का 15, इसे घटाना तो माइनस का 5, इसे घटाना प्लस का, और इससे 15। वैसे y निकालना है तो इस y से ये 9.5 घटाते जाने हैं, वो आ जाएगा y आपका। इन दोनों को बाद में गुणा करना है, इन दोनों को गुणा करना है। जो अक्ष वाला आया और यहाँ पे y आएगा, दोनों को गुणा करना है तो आ गया अक्ष y, और उनका जोड़ आ जाएगा सिग्मा अक्ष y। n क्या होता है? n पदों की संख्या, 1, 2, 3, 4, 4 पदों की संख्या, तो n में आ जाएगा ये। इस हिसाब से निकल जाएगा सहविचरण, कोवेरियंस। फिर होता है r, इसको कहते हैं हम सहसंबंध गुणांक। सहसंबंध गुणांक या गुणक जो भी लिखते हैं, इसको किससे दर्शाते हैं अपन? r से। सहसंबंध गुणांक क्या है? ये सापेक्ष माप है। कोवेरियंस निरपेक्ष माप है, और ये है सापेक्ष माप। अभी मैंने बताया सापेक्ष माप निकालने के लिए किसी न किसी चीज का भाग देते हैं, तो सहविचरण के अंदर सिग्मा एक्स वाई बट्टा एन के अंदर परिमाप विचलन एक्स और परिमाप विचलन वाई, इन दोनों का क्या दे देते हैं? भाग दे देते हैं। तो आ जाता है हमारा निरपेक्ष सापेक्ष माप, और यानी आर। सहसंबंध गुणांक भी कह सकते हैं इसको आर से भी दर्शा सकते हैं, और ये होता है सापेक्ष माप। जो सिग्मा एक्स वाई बटा एन है, इसमें परिमाप विचलन एक्स और परिमाप विचलन वाई का भाग देते हैं। अब देखो, जो एन है वो यहां पर नीचे भी आ जाएगा, तो अपन इसको शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स वाई बट्टा एन गुणा परिमाप विचलन एक्स गुणा परिमाप विचलन वाई। तो इस सूत्र को अब अपन डिलीट कर सकते हैं, ये आपको समझाने के लिए लिखा है। सूत्र बन गया सिग्मा एक्स वाई बट्टा एन परिमाप विचलन एक्स और परिमाप विचलन वाई, यानी ये है अपना सापेक्ष माप।
इससे आगे वाले प्रैक्टिकल अपन हल करेंगे। विशेषता देखो, जो कार्ल पियर्सन का सहसंबंध है इसकी विशेषता ही क्या है, यह मूल बिंदु और अवलोकनों के अनुमानों से प्रभावित नहीं होता है, यानी स्वतंत्र रहता है मूल बिंदु और अवलोकनों के अनुपात से। इसका मूल्य हमेशा +1 और -1 के बीच रहता है। यहां भी बता दिया, यह केवल एक संख्या है, जो अपना मान आएगा +1 और -1, यह केवल एक संख्या है। इसका किसी भी इकाई से, लीटर, किलो या फिर मीटर, किसी से कोई संबंध नहीं है, यह केवल एक संख्या होती है। जो इस बात को समझ लेना, सहसंबंध गुणक है दो प्रतिपगमन गुणकों का गुणोत्तर माध्य होता है। अब अगला अपन टॉपिक पढ़ेंगे ना प्रतिपगमन, वो उन दोनों समीकरणों का क्या होता है, गुणोत्तर माध्य। प्रतिपगमन गुणांक, जैसे मान लो अक्ष का y पर, यानी अपन कह देंगे bxy, और y का अक्ष पर by अक्ष, ये दो प्रतिपगमन जो अपने गुणक हो गए, इन दोनों का क्या होता है, गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य निकालने के लिए गुणा करके अंडरूट निकालते हैं। ये हो गया सहसंबंध। इसको इस हिसाब से अपन लिख सकते हैं, सहसंबंध बराबर दो प्रतिपगमन गुणांक कौन से हैं, bxy और by अक्ष, इन दोनों का गुणोत्तर माध्य। ये क्या होता है, सहसंबंध। इससे एक प्रैक्टिकल सवाल बन जाता है, वो प्रैक्टिकल में बताऊंगा। ये सवाल आपके सामने, इससे आपको सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना है कार्ल पियर्सन की विधि से। कार्ल पियर्सन विधि के सहसंबंध गुणांक अभी हमने सूत्र देखा। सूत्र क्या है, सिग्मा xy बट्टा n परिमाप विचलन x परिमाप विचलन y, ये सूत्र है। अपन को दी हुई है पत्नी की आयु और पत्नी की आयु। जो पत्नी की आयु है इसको x मान लेते हैं, और जो पत्नी की आयु है इसको y मान लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले आपको इसका x और y निकालना है। कोवेरियंस के अंदर अभी मैंने बताया x और y कैसे याद किया जाता है, समांतर माध्य। जो x है इससे समांतर माध्य घटाएंगे तो ये छोटे वाला x आएगा। इसके लिए अपन को सबसे पहले समांतर माध्य निकालना पड़ता है। समांतर माध्य का सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। इन सभी का योग करते हैं तो इनका आएगा 300 और इनका आएगा 250। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 300 में जो अपन x है, यानी x बाहर निकालेंगे तो सिग्मा x बट्टा n, अपन के पास है 300 बट्टा 10, यानी कितना आ जाएगा 30। इसका समांतर माध्य कितना आ गया 30। इसी प्रकार y वालों का समांतर माध्य निकालेंगे तो सिग्मा y बट्टा n 250 बट्टा 10 यानी 25। समांतर माध्य अपन ने निकाल लिया 30 और 25। ये अपने को x निकालना है, यानी इस x से x माइनस से x बार ये घटाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये छोटे वाला x आ जाएगा। 23 में से 30 घटानी है, कितने आए 7। माइनस और प्लस का चिन्ह हमेशा लगाना है। अपन ने पढ़ा कि समान जो सहसंबंध है कार्ल पियर्सन वाला, इसमें प्लस और माइनस के चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसके ये आएगा माइनस का 7। 27 में से 30 घटाएंगे, माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस के 2, माइनस के 1, 0, 1 प्लस का 3, 5, 6, ये आपने ये निकाल लिया x। इसी प्रकार से छोटे वाला y निकालेंगे, इसमें से जो y का मान है 25 घटाएंगे तो माइनस का 7, माइनस का 5, 2, माइनस के 4, 4, 2, 4, 3, 4 आ गया भाई। अब अपने को क्या करना है, एक अपने को निकालना है x y का गुणनफल। यहां पे मैं बना देता हूं, ये थोड़ा सा सूत्र आगे लिख देते हैं।
ये एक्स वाई गुणनफल कर देते हैं। 7 को 7 से गुणा करेंगे 49 और माइनस को माइनस से करेंगे तो आ जाएगा प्लस के 49। 5 3 15 माइनस से। ये ध्यान रखना, ये जैसे मान लो कि कोई आर्ट वाला बिल्कुल ही कमजोर, बता देता हूँ। सेम चिन्ह से सेम को गुणा करते हैं तो हमेशा प्लस हो जाता है। एस मान को आपस में गुणा करते हैं, प्लस को माइनस से या माइनस को प्लस से तो हमेशा माइनस रहता है। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो हमेशा प्लस हो जाता है, प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो हमेशा प्लस हो जाता है। तो माइनस को माइनस से गुणा किया चिन्ह तो हमेशा प्लस का हो गया। 5 3 15 आ गया। अब देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, इनको आपस में गुणा करेंगे तो चिन्ह माइनस का ही रहेगा 4। इसको यहाँ पे लिखा नहीं क्या? एक मिनट, ये माइनस के 3 है, ये तो यहाँ पे आएंगे तो माइनस को 3 से इसे गुणा करेंगे 6 आ गया। ये निशान है, ये माइनस का रहेगा क्योंकि एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है। ये 4 प्लस का हो गया, ये 0 आ गया, ये 2 आ गया। इस 4 को 3 से गुणा करेंगे 12 आ गया, 5 3 15 आ गया और 6 चौक 24 आ गया। ठीक है, एक्स वाई निकाल दिया। अब अपन क्या करेंगे? सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई कर लो। माइनस के तो केवल 4 ही है तो प्लस प्लस वाले आपस में जोड़ लो। 49 और 15 54 64 64 6 70 70 और 4 74 74 2 76 76 12 78 88 88 5 93 103 103 और 24 127। इसमें से 4 घटा दो तो आ जाएगा 123। अपना सिग्मा एक्स वाई कितना आ गया? 123। ये निकाल दिया। एन अपने पास पहले से है पदों की संख्या। अब परमाप विचलन एक्स और परमाप विचलन वाई आपको निकालना है। परमाप विचलन का सूत्र हमेशा क्या होता है? जैसे मान लो आपको एक्स का परमाप विचलन निकालना है तो इसका सूत्र होगा सिग्मा एक्स स्क्वायर बट्टा एन। सिग्मा एक्स स्क्वायर बट्टा एन है। अब अपने पास देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये है नहीं, और दूसरा परमाप विचलन वाई भी निकालना होगा तो इसका सूत्र बन जाएगा सिग्मा वाई स्क्वायर बट्टा एन। वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये अपन ज्ञात करेंगे। एक्स स्क्वायर ज्ञात करना है तो इस एक्स का स्क्वायर करना है अपने को। 7 का स्क्वायर 49 है। स्क्वायर में हमेशा चिन्ह हमेशा प्लस का जाता है। 3 का 9 4 4 1 0 1 9 25 और 36। ठीक है, इनका जोड़ कर लेना है। 49 में 9 58 58 4 62 62 4 66 67 68 68 78 77 77 5 82 102 102 36 138 आ जाएगा। कोई कमी बेती हो देख लेना आप भी जोड़ करके। 49 25 9 4 16 16 4 16 9 16 ये आ गया। इसका जोड़ कर लो। 49 25 54 64 74 74 84 83 87 87 और 16 87 और 16 93 103 103 119 119 4 123 23 और 16 29 139 39 और 9 148 48 और 16 54 164 आ जाएगा। ये है अपने पास सिग्मा वाई है स्क्वायर और ये है सिग्मा एक्स की स्क्वायर। ठीक है, अब अपने को और कुछ ज्ञात करना नहीं है, ये मान पूरा का पूरा सूत्र में रख देना है। सूत्र अपने सिग्मा एक्स वाई बटा एन परमाप विचलन एक्स और परमाप विचलन वाई। सिग्मा एक्स वाई का मान अपने पास कितना आया? 123 बट्टा एन पदों की संख्या कितनी है? 10 गुणा परमाप विचलन एक्स। परमाप विचलन एक्स का सूत्र होता है सिग्मा वाई स्क्वायर बट्टा एन। सिग्मा वाई स्क्वायर कितना है? 138 बट्टा एन पदों की संख्या 10 है। इसको अंडरूट में रखना है। अब एक तो आप ये कर सकते हो कि पहले परमाप विचलन ज्ञात कर दो। जो 138 बट्टा 10 है इसका मान ज्ञात कर दो और इसको अपन सरल भाषा में ज्ञात करें तो मान ज्ञात करने से पहले अपन ज्ञात करेंगे ना तो आसानी रहेगी। और दूसरा है सिग्मा वाई स्क्वायर बटा एन यानी परमाप विचलन वाई 164 बट्टा 10।
अब देखो जो अंडरूट में दोनों 10 है तो ये बाहर आ जाएंगे और इस 10 से कट जाएंगे, जैसे 123/10 है, अंडरूट से बाहर आएंगे तो 138 को अंडरूट में रख सकते हो आप, गुणा 164, इसको भी अंडरूट में रख लेना है, बट्टा ये 10 बाहर आ गए, 10 से 10 कट जाएंगे। अब 138 और 164 है, इनका गुणनफल आपको ज्ञात कर लेना है। इनका गुणनफल आ गया 22,632 और इनका अंडरूट निकालेंगे अपन तो आ जाएगा 123, तो 123 है 150.44, 150.44। अंडरूट कैसे निकालते हैं वो भी मैं बताऊंगा, अब क्या टॉपिक थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। अब इसका अपन जो इसमें इसका भाग देंगे तो आ जाएगा 0.81, तो सहसंबंध अपना कितना आ गया 0.81। इस हिसाब से जो कार्ल पियर्सन का सहसंबंध है वो ज्ञात करेंगे। अब अपन ने देख लिया कि यार एग्जाम में इतना बड़ा सवाल थोड़ी देगा, एग्जाम में इतना बड़ा सवाल आपको नहीं मिलेगा, इसमें आपको ये सूत्र याद होना चाहिए। इसमें आपको मान दे देंगे कि सिग्मा एक्स वाई इतना है, एक्स स्क्वायर इतना है, सिग्मा वाई स्क्वायर इतना है, ये पदों की संख्या इतनी है, इससे ये ज्ञात करो, इस हिसाब का सा सवाल आएगा। तो मोटा मोटी आपके ये समझ में आ जाना चाहिए, सवाल समझ जो सूत्र है वो याद रहना चाहिए, प्रमाण विचलन एक्स है इसका सूत्र याद रहना चाहिए, प्रमाण विचलन वाई है इसका सूत्र याद रहना चाहिए। देख लो इसमें। अब देखो पियर्सन के सहसंबंध गुणन की परिकल्पनाएं, परिकल्पनाएं यानी मान्यताएं भी कह सकते हैं अपन। इसकी कुछ मान्यताएं हैं कि एक तो वितरण है वह सामान्य होना चाहिए, उस पर कोई आजू बाजू का ज्यादा प्रभाव नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कि हर साल अपने 10, 20, 30 हजार रुपए और ये एक साल अपने लॉटरी लगी उस टाइम करोड़ रुपए आ गए तो वो असामान्य वितरण हो जाएगा उस साल का। इस हिसाब से इसमें क्या सामान्य वितरण होना चाहिए। जो सहसंबंध है वह रेखीय होना चाहिए और कारण प्रभाव संबंध है वह विद्यमान होना चाहिए। तभी के यदि ये मान्यताएं लागू होती है तभी उसका परिणाम सही होगा। तो पियर्सन के सहसंबंध गुणक है, इसकी कुछ परिकल्पना या मान्यताएं है, सामान्य वितरण, रेखीय सहसंबंध और कारण प्रभाव संबंध विद्यमान। यह सहसंबंध गुणांक है ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि है, लेकिन चरम मूल्यों से अधिक प्रभावित होती है। अब जैसे चरम मूल्य क्या हो गई, अपन मान लो कि किसी साल का लाभ ज्ञात करें और एक साल अपने लॉटरी के कारण है या फिर कोई अन्य कारण है, जैसे कोविड है, कोविड के अंदर है मेडिकल कंपनियों का बहुत सारा मुनाफा बढ़ गया, तो एक साल के मूल्य के कारण अपना जो औसत लाभ है वह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसको कहते हैं चरम मूल्य। यानी एक ही साल के जो ज्यादा या कम होने के कारण अन्य पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि जो कार्ल पियर्सन का सहसंबंध है वह हर मूल्य को शामिल करता है, इसलिए यह चरम मूल्य से ज्यादा प्रभावित होता है। अब देखो संभाव्य विभ्रम यानी पी का मतलब प्रोबेबल एरर, संभाव्य विभ्रम ये याद कर लेना। यहां से आगे मैं पढ़ाऊंगा, यहां से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा, इसको आराम से समझ लेना। पी संभाव्य विवरण क्या होता है, एक प्रतिदर्श के परिणाम दूसरे प्रतिदर्श के परिणाम में अंतर। यानी अपन ने जब सैंपलिंग पढ़ा उसके अंदर ये पढ़ाना कि इतने घर का 1000 घर का एक समूह है, उसमें से 50 घर का एक सैंपल लिया, अब दूसरे 50 घर का सैंपल लेंगे तो दोनों में कुछ ना कुछ अंतर आएगा। यदि उनमें से गरीब परिवारों की संख्या याद करनी, एक पहले 50 वाले में से 10 परिवार आए और दूसरे वाले में 9 आए, तो उनमें एक का अंतर आ गया। तो एक प्रतिदर्श है और दूसरा प्रतिदर्श है, इनके परिणामों में जो अंतर आएगा उसको हम कहते हैं संभाव्य विभ्रम। संभाव्य विभ्रम ज्ञात करने का सूत्र है 0.06745 1 - r²/√n। अब जैसे मैंने कह दिया कि आर है यानी सहसंबंध गुणांक है वो दे दिया 0.9 और पदों की संख्या n दे दिया आपको 16। अब आप इससे संभाव्य विवरण ज्ञात करो। सहसंबंध गुणांक है 0.9 और पदों की संख्या दे दी 16। अब इससे आपको जो पी ज्ञात करना है तो पी का सूत्र है 0.6745 या कोई निशान नहीं है तो गुणा 1 - r², 1 - r कितना है 0.9, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.81 बट्टा n कितना है 16। 16 का अंडरूट निकालना है तो अपन निकाल लेंगे 4, तो 0.6745 गुणा 1 में से ये घटा देंगे 0.19 बट्टा 4। इन दोनों का आपस में गुणा करना है तो गुनी पड़ी 95 5 असल की 9 गुनी चौक 76 और 9 85 का 5 असल की 8 गुनी 7 133 133 और 8 147 का असल की 14
14 और 19 6 114 और 14 128, ये आ गया। 2 6 6 से 12 पॉइंट है तो यहाँ पे और बट्टा 4। अब इसका निकालेंगे तो 1 में भाग जाएगा नहीं, 0 और 3 और 2 0.032, इस हिसाब से इसका जो है पी आ गया। अब देखो पी की उपयोगिता, यह सहसंबंध गुणा की दो सीमाओं का निर्धारण करता है, एक बार जोड़ा जाता है और एक बार घटाया जाता है, अर्थात आर प्लस माइनस पी ई। यानी जो अपना सहसंबंध गुणक था 0.9, इसमें एक बार जोड़ देंगे 0.32, तो एक बार जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0.3932 और एक बार घटाएंगे तो आ जाएगा 8 6 एक बार घटाएंगे और एक बार जोड़ेंगे तो इसकी ये दो सीमाएं आ जाएगी। अब जो अपना सहसंबंध गुणक अपने ज्ञात किया और जो वास्तविक डाटा है वो इस सीमाओं में रहने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि अपन ने जो संभावित गलती कितनी हो सकती है, दो अलग अलग सैंपल लिए थे, उसमें से संभावित गलती कितनी कितनी हो सकती है वो एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया, तो ये क्या आ गई, दो सीमाएं आ गई। अपना जो भी सहसंबंध गुणक है अगला अपन लेंगे तो इन दोनों सीमाओं में रहने की उसके सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे, तो इसलिए पी ज्ञात किया जाता है। पी से क्या होता है, सहसंबंध की दो सीमाओं का इस हिसाब से निर्धारण किया करता है, एक बार ये जोड़ा जाता है और एक बार घटाया जाता है। अब देखो प्रोबेबल एरर है, इसका सहसंबंध गुणक से निर्वचन है, इसको वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, इसमें से इन चारों कथनों में से कुछ ना कुछ। अब देखो यदि संभाव्य विभ्रम यानी पी सहसंबंध गुणक से ज्यादा है तो सहसंबंध की सार्थकता निश्चित नहीं की जा सकती, यानी सहसंबंध सार्थक नहीं है। अपन ने ये जो पी निकाला था ये यदि सहसंबंध गुणक से इस 9.9 से भी ज्यादा आ जाता तो ये अपना सहसंबंध है फिर सार्थक ही नहीं रहता, क्यों, एक बार जोड़ते एक बार घटाते, एक सीमा माइनस में एक सीमा प्लस में, या फिर बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता। तो यदि पी ज्यादा आ जाए सहसंबंध गुणक से तो सहसंबंध की सार्थकता निश्चित नहीं की जा सकती। यदि पी से आर यानी संभाव्य विभ्रम से जो अपना सहसंबंध गुणक है वह 6 गुना से ज्यादा है तो निश्चित रूप से सहसंबंध है, यानी जो अपना सहसंबंध है वो बड़ा होना चाहिए और जो संभाव्य विभ्रम है पी वो कम होना चाहिए, और कम से कम सहसंबंध गुणक है उससे 6 गुना बड़ा होना चाहिए, तो निश्चित रूप से सहसंबंध विद्यमान है। यदि पी प्रोबेबल एरर संभाव्य विभ्रम कम है, ये तो कम ही होना चाहिए यदि सहसंबंध अच्छा करना है तो अपनों, किंतु आर है 0.3 से भी कम है। अपन ने पहले अभी सहसंबंध के जो सीमाएं पढ़ी थी ना उसमें यदि 0.3 से कम होता है तो अपन बहुत कम सहसंबंध मानते, तो सहसंबंध 0.3 से कम है और पी भी कम है तो सहसंबंध क्या है, नगण्य, यानी सहसंबंध 0.3 से कम है उस टाइम सहसंबंध क्या माना जाएगा, नगण्य। चाहिए पी है वह कम हो, भले पी तो कम ही होना चाहिए, कम ही है, लेकिन सहसंबंध क्या है 0.3 से कम है तो सहसंबंध क्या है, नगण्य। यदि पी कम है और आर 0.3 से 0.5 के मध्य, आर 0.3 से 5 के मध्य, तो यह साधारण सहसंबंध माना जाएगा। 0.5 तक है, 0.3 से लेकर 0.5 तक तो है साधारण सहसंबंध, और यदि 0.5 से ज्यादा है सहसंबंध गुणा तो माना जाएगा महत्वपूर्ण सहसंबंध। कब माना जाएगा, जब पी तो कम है, पी हमेशा कम ही होना चाहिए, यदि पी ज्यादा हो जाता है तो बाद में सार्थकता निश्चित नहीं की जा सकती। यदि पी कम है और सहसंबंध गुणक है 0.5 से ज्यादा है तो महत्वपूर्ण माना जाएगा, और 0.5 से कम लेकिन 0.3 से ज्यादा है तो साधारण सहसंबंध माना जाएगा, और यदि 0.3 से कम है सहसंबंध तो नगण्य माना जाएगा। अब देखो परमाणु विभ्रम, एक आपको ये लगता है ना कि ठीक है छोटी छोटी चीजें लिखा रही है, ये छोटी छोटी चीजें नहीं है, ये इन टॉपिकों की क्रीम है। जो बोल रहा हूं समझा रहा हूं उसको थोड़ा गौर से देख लेना, थोड़ी सी देर में आपने ये मान लो कि टॉपिक यदि अच्छे से कवर कर लिया ना तो बहुत कुछ हासिल कर दिया। अब देखो परमाप विभ्रम, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड एरर है। सेम ही पी वाला सूत्र है जो यहाँ पे अपन 0.6745 लिख रहे थे वो नहीं लिख रहे, 1 - r² बटा √n²।
एन, ये सेम उसमें लिख रहे थे, यहाँ पे आगे 0.6745 गुणा में लगा रहे थे, वो नहीं लगाना है। यानी जो प्रोबेबल एरर है इसका 3/2 है। स्टैंडर्ड एरर यानी परमाप विभ्रम है, टी का 3/2 होता है। यदि जो अपने अभी ज्ञात किया था ना परमाप विभ्रम, वो क्या करता है, सहसंबंध गुणा की 50% सीमाएं निश्चित करता है। यदि अपन एक नमूना ले लिया, दूसरा लेंगे तो उसकी उस सीमाओं में आने की संभावना है 50% रहेगी। लेकिन यदि संपूर्ण समग्र की सीमा निकालनी हो तो जो सहसंबंध है उसमें परमाणु विभ्रम नहीं, स्टैंडर्ड एरर 3 बार जोड़ना या घटाना है। यदि मान लो कि स्टैंडर्ड एरर है 0.3 आ रहा है, 0.03 आ रहा है, तो इसका 3 गुना यानी 0.09 है, वो एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। तो समग्र की क्या आ जाएगी अपने पास है, पूरी सीमाई आ जाएगी। यदि जो आ रहा है उसमें अपन ने संभाव्य विभ्रम जोड़ा या घटाया तो उसमें 50% संभावना रहेगी सीमाओं की, समग्र की सीमाओं की। लेकिन यदि जो अपना परमाणु विभ्रम है वह 3 बार जोड़ते हैं या 3 बार घटाते हैं तो संपूर्ण समग्र की सीमाएं आ जाएगी। दूसरी ये ध्यान रख लेना कि जो परमाणु विभ्रम है वह संभाव्य विभ्रम का 3/2 गुणा होता है। अब देखो निश्चयन गुणांक, यदि अपने को तुलनात्मक अध्ययन करना हो या निर्वचन के लिए प्रयोग करना हो तो अपन करेंगे निश्चयन गुणांक का प्रयोग। यानी दो श्रेणी है, मान लो कि एक का मैंने कह दिया कि जो आर है वो आ रहा है 0.9, दूसरे का आ रहा है 0.3, R1 मान लो R2 मान लो। पहले का मैंने कह दिया 0.9 आ रहा है, दूसरे का कह दिया 0.3 आ रहा है। अब इनका तुलनात्मक अध्ययन करना है तो आपको ये लगेगा कि इसका ये 3 गुना है, बल्कि ये क्या हो जाएगा, गलत है। तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए R का प्रयोग नहीं कर सकते। तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए आपको प्रयोग करना है निश्चयन गुणांक का। और निश्चयन गुणांक क्या होता है, सहसंबंध का वर्ग, यानी अपन इसको कह सकते हैं R स्क्वायर। R स्क्वायर निश्चयन गुणांक है वो क्या होता है, R स्क्वायर है। निश्चयन गुणांक बराबर, इसको यहां भी ऐसे कर दो, R की स्क्वायर। निश्चयन गुणांक R का स्क्वायर होता है। अब देखो पहली श्रेणी का कितना है 0.9, तो R स्क्वायर करेंगे तो R1 आ जाएगा, R1 का स्क्वायर आ जाएगा 0.8 और R2 है इसका स्क्वायर आ जाएगा 0.3 का स्क्वायर 0.09, यानी ये है 9% और ये है 81%, यानी इसका कितना गुणा है, 9 गुणा। यदि अपन सीधा ही ज्ञात करें तो अपने को लग रहा 3 गुणा, बल्कि ये इसका कितना गुणा होगा, 9 गुणा। तो तुलनात्मक प्रयोग करने के लिए हमेशा ज्ञात करते हैं निश्चयन गुणांक। निश्चयन गुणांक कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, ये आपको याद भी रखना है और वैसे भी समझ लेना है। यदि मान लो कि R है वह तो ऋणात्मक भी हो सकता है धनात्मक भी हो सकता है। R मान लो कि 0.9 माइनस का था, तो अब इसका निश्चित गुणा हमेशा क्या होता है, स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो पॉइंट जो सेम चिन्ह से सेम को गुणा करेंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा, प्लस होगा। यदि प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो भी प्लस आएगा, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो भी प्लस आएगा। तो निश्चित गुणांक कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। एक अनिश्चित गुणांक भी होता है। अनिश्चित गुणांक निश्चित गुणांक का उल्टा, यानी 1 माइनस R स्क्वायर। यदि मान लो कि ये 0.81 आ रहा है तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0.81 यानी 0.19 आ जाएगा। इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे इसको के से कहते हैं। अनिश्चित गुणांक है, इसको के से दर्शाते हैं। ये होता है उल्टा, यानी 1 माइनस R स्क्वायर। अब देखो क्रमांतर विधि। क्रमांतर विधि क्या है कि स्पीरमैन ने दी थी, इसलिए इसको स्पीरमैन की क्रमांतर विधि भी कहते हैं। यह विधि स्पीरमैन ने प्रस्तुत की। जब तथ्यों को संख्यात्मक माप देना संभव नहीं हो तो यह प्रयुक्त की जाती है जब गुणात्मक तथ्य हो। यानी किसी क्लास के दे दे या फिर कोई 10 लड़कियां या 10 लड़कियां खड़े कर दे और इनको सुंदरता का माप दे दे कि ये इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा सुंदर है। दूसरे 10 लड़कियां खड़े कर दे इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा सुंदर है और उनका आपको सहसंबंध ज्ञात करना हो। तो जब अपना सुंदरता दी तो अपन ये तो नहीं कह सकते कि ये इतने 200 सुंदर है, ये 300% सुंदर है, 500%। उनको अपन केवल क्या क्रमन दे सकते हैं, ये 1 नंबर पर है, ये 2 नंबर पर है, ये 3 नंबर पर है। जब अपने को गुणात्मक तथ्य दिए हुए सुंदरता बुद्धिमानी, तब केवल और केवल क्रमांतर विधि काम में ली जाएगी। एक प्रश्न तो ये बनता है कि गुणात्मक तथ्य दिया हुआ सुंदरता बुद्धिमानी तो कौन सी विधि काम में ली जाएगी, क्रमांतर विधि। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि ये विधि किसने प्रस्तुत की, स्पीरमैन ने। ठीक है, इसका सूत्र क्या है, R यानी सहसंबंध है, R यानी रैंक।
ये दूसरा वाला आर है, इसका क्रमांतर विधि है तो इसलिए आर लग जाता है। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बटा एन कोष्टक एन स्क्वायर माइनस 1, ये सूत्र है। ये आपको दे दिया दो डाटा एक्स और वाई, ये संख्या दी हुई है, संख्या ना लेकर मैं सीधा आपको क्रम दे दूं तो भी आपको ये प्रयुक्त करनी है, लेकिन मैंने संख्या देकर क्रम निकालना आपको, तो आपके क्रम वाला ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। जैसे अब आपको अक्ष दे दिया, अब अक्ष की रैंक निकालनी है, रैंक अक्ष। रैंक कैसे देनी है, आप आरोही क्रम में दे सकते हो, अवरोही क्रम में दे सकते हो, दोनों में दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे बड़े से इसको रख देते हैं, सबसे बड़ा इसमें क्या है 140, इसको 1 नंबर दे दिया। 2 नंबर पर इसमें कौन सा है 125, इसको 2 नंबर दे दिया। 123 है, इसको 3 नंबर दे दिया। फिर देखो 115 है, इसको 4 नंबर दे दिया। फिर 105 है, इसको 5 नंबर दे दिया। 102 इसको 6 नंबर दे दिया। 101 है, इसको 7 नंबर दे दिया। और इसको 8 नंबर दे दिया, इसको 9 नंबर और इसको 10 नंबर। ये सबको अपन ने आरोही क्रम में बड़े से छोटे रैंक दे दी। इसी प्रकार से रैंक वाई को दे दो। इसमें सबसे बड़ा क्या है 125, इसको 1 नंबर दे दिया। और फिर 104 है, इसको 2 नंबर दे दिया। फिर 99 है, इसको 3 नंबर दे दिया। देख लेना कोई गलत ना दे। इसको 4 नंबर दे दिया, इसको 5, इसको 6, 7, 8, 9 और 10। ये दोनों ही अपने क्या दे दी रैंक दे दी। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है डी निकालना है। डी कैसे निकलेगा, इस रैंक में से ये घटाना है। जैसे 5 में से 4 घटाओगे तो कितना आ गया -1 सॉरी 5 में से 4 घटाओगे 1 आ गया। 3 में से 2 घटाओगे 1 आ गया। केवल रैंक घटानी है और कुछ नहीं करनी है। अब मैंने ये संख्या दी, इसकी बजाय सवाल वाला आपको केवल सीधी रैंक दे देता है। रैंक दे देगा तो आपकी तो और सरल है, आपको रैंक निकालनी नहीं पड़ेगी। अब देखो 3 में से 2 घटाए 1 आ गया। 8 में से 10 घटाएंगे -2 आ गया। 7 में से 7 0 है। 10 में से ये 1 है। 2 में से 1 घटाएंगे 1 आ गया। 1 में से 3 घटाएंगे -2 आ गया। 4 में से 5 घटाएंगे -1 आ गया। 9 में से 8 घटाएंगे 1 आ गया। और 6 में से 6 घटाएंगे 0 आ गया। ठीक है, अब दूसरा आप लोगों को सूत्र में क्या करना है डी का स्क्वायर। डी का स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का 1, -2 का 4, 0 का 0, 1 का 1, 1 का 1, -2 का 4, -1 का 1, 1 और 0, ये आ गया। अब इन सब का यहाँ पे सिग्मा डी स्क्वायर जोड़ कर लेना है। जोड़ करोगे तो यहाँ पे माइनस प्लस वाला लफड़ा खत्म हो गया। डी स्क्वायर करते सीधा जोड़ना है। 1 1 2 2 4 6 6 1 7 1 8 8 4 12 12 और 2 14, ये कितना आ गया सिग्मा डी स्क्वायर 14 आ गया। अब सूत्र में लिखना है सिग्मा डी स्क्वायर बटा एन कोष्टक एन स्क्वायर माइनस 1। एन कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो 6 सिग्मा डी स्क्वायर कितना है आपके 14 बटा एन कोष्टक एन कितने 10 और 10 की स्क्वायर माइनस 1। 14 70 चौकी 84 और 10 और 10 की स्क्वायर 100 में से ये गया 99। तो इसको सीधा अपन ये भी लिख सकते हैं, सॉरी 990 84 बटा 990। अब इसमें भाग देंगे तो पहले पौधे पॉइंट लगाना पड़ेगा। फिर 840 में भी नहीं जाएगा तो ये 8400 में देना पड़ेगा। तो इसका 0.08 लगभग में ये निकाल देना, ही आ जाएगा। अब देखो इसके कर्मांतर विधि है, इसके गुण क्या क्या है। एक तो ये सरल है। दूसरा यदि केवल गुणात्मक आंकड़े दिए हुए हो तो यह विधि क्या होती है गुणात्मक आंकड़ों के टाइम में सर्वश्रेष्ठ है। गुणात्मक आंकड़े होने पर सर्वश्रेष्ठ। तीसरा यदि केवल क्रम दिए हुए हैं, केवल क्रम दिए हुए हैं तो केवल इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि अपन को केवल क्रम दिए होने पर अपन काल क्रियाशन का या अन्य विधियां प्रयोग ही नहीं कर सकते। उस टाइम केवल कर्मांतर विधि प्रयोग करनी पड़ेगी। सरल है, गुणात्मक आंकड़े होने पर सर्वश्रेष्ठ और केवल क्रम होने पर इसी का प्रयोग। अब जब किसी चीज के गुण होते हैं
तो इसके दोष भी होते हैं। अब अपन ने इसमें देखा कि कोई भी है रैंक है समान नहीं है। मान लो कि 125 है, यहाँ पे भी 125 होगा और यहाँ पे भी 125 होगा। अब इन तीनों की रैंक क्या आ गई, समान आ गई। उस टाइम ये विधि सरल होने के बजाय ऑटोमेटिक क्या बन जाती है, हार्ड बन जाती है। यदि क्रम समान हो, क्रम समान वाला सवाल है, हाई लेवल पर अलग ही क्लासों में आता है, तो आपके वो हल करवाना में उचित नहीं समझता समान क्रम वाला होना। और जब इसके मान लो दोष की बात की जाए, तो दोष की बात की जाए तो सबसे बड़ा दोष है इसका सबसे बड़ा दोष तो मैंने बता दिया कि यदि क्रम समान आ जाए तो यह विधि जटिल बन जाती है। दूसरी, यदि ये पद है, पहला लिख लो, समान क्रम आने पर कठिन। दूसरा है चरम मूल्यों से अप्रभावित। ये क्या है, इसमें चरम मूल्यों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। मान लो कि 125 है, इसकी जगह मैं 1250 कर दूं या फिर 12 लाख भी कर दूं तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जैसे मान लो सबसे बड़ी संख्या क्या थी, 140 थी ना। अब 140 की जगह मैं 14 लाख कर दूं तो भी पहली रैंक इसी की आएगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यानी 140 है, उसकी जगह 14 लाख कर दिया तो भी सवाल का उत्तर में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यानी चरम मूल्यों से बिल्कुल भी ये प्रभावित नहीं होती है, ये इसका दोष भी है। और यदि 30 से ज्यादा पद हो, अपन ने ये पद देखे ना, ये 30 से ज्यादा पद हो तो भी इस विधि का प्रयोग है बाद में श्रेष्ठ नहीं रहता है। ये इसके कुछ गुण दोष है और इस हिसाब से इसको सरल करना, ये है क्रमांतर विधि। अब देखो अपन देख लेते हैं संगामी विचलन विधि। ये भी केवल दिशा ही बताती है। जैसे अपने विक्षेप चित्र, रेखा चित्र पटा, उसमें भी केवल दिशा का ही पता होता है, वैसे ही संगामी विचलन विधि है, वह भी केवल दिशा ही बताती है। इसका सूत्र है RC बराबर प्लस माइनस 2C माइनस n बट्टा n और n2। पहले अपन इसकी विशेषता देख लेते हैं, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल करवा दूंगा। इसका इतनी ज्यादा मोस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये विधि ठीक है। इसका भी अपन एक छोटा सा जो प्रैक्टिकल है वो कर लेंगे। इसमें क्या होता है, विचलन पूर्व मध्य की तुलना से प्राप्त होता है। अभी अपन प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ आ जाएगा, विचलन है पूर्व मध्य की तुलना से प्राप्त, यानी इसका इससे कंपेयर करेंगे। केवल विचलन की दिशाओं पर विचार, ये यहाँ पर लिखी दिया, केवल दिशाओं पर विचार करते हैं, ये मात्राओं पर यानी कितना क्या हुआ इस पे ध्यान नहीं देती है। और उपनति का ध्यान न रखकर अल्पकालीन परिवर्तन, ये अपन काल श्रेणी में पढ़ेंगे। उपनति यानी दीर्घकालीन परिवर्तन होता है, जो दीर्घकालीन परिवर्तनों का ध्यान नहीं रखती है, केवल अल्पकालीन जो परिवर्तन होते हैं उन्हीं का अध्ययन करती है। ये अब देखो, पहला किया ना कि विचलन पूर्व मध्य की तुलना से प्राप्त। अब जैसे ये अपन ने x और y का डाटा दे दिया, अब इसमें आपको प्लस और माइनस का केवल साइन प्राप्त करना है, यानी इसका अपने पूर्व मध्य से तुलना करके ये देखना है कि ये बढ़ा है या घटा है। जैसे 12 है, 10 से 12 हुआ तो यहां पर क्या हुआ, प्लस, पहले वाला कॉलम खाली रहेगा। 12 से 13 तो यहां भी प्लस, 13 से 9 यानी माइनस, 9 से 15 यानी प्लस, और 15 से 12 यानी माइनस। ये इसके क्या प्राप्त कर लिए, साइन प्राप्त कर लिए। इसी प्रकार ये पहली बात गई थी ना, विचलन पूर्व मध्य की तुलना से प्राप्त, यानी पहले वाले मध्य से तुलना करके विचलन प्राप्त करें। अब 8 देखो, 12 से 8 यानी माइनस, 8 से 7 प्लस, 7 से 9 प्लस, 9 से 11 प्लस, 11 से 8 माइनस। ये अपन ने प्राप्त कर लिया। अब आपको यदि दोनों चिन्ह सेम आ रहे हैं तब तो इस कॉलम में प्लस लिखना है। वही बात है, गुणा करने वाली, प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो भी प्लस, और माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो भी प्लस, नहीं तो माइनस लिखना है। अब देखो, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, प्लस को प्लस से गुणा करेंगे प्लस आ गया, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, और माइनस माइनस प्लस। अब इसमें अपने को माइनस के चिन्ह से कुछ लेना देना है नहीं, जो माइनस के निशान आए हैं ना इनको छोड़ दो। प्लस वाले निशान कितने हुए, 3 हुए। ये 3 अपना क्या आ गया, जो अपन ने सी लिखा था ना, ये सी आ गया 3, सी क्या आ गया 3 आ गया। प्लस प्लस के चिन्ह लेने, माइनस के चिन्हों से अपने को कोई लेना देना नहीं है। तो ये सी आ गया 3। अब इसको सूत्र में रख के हल कर लेना, हो जाएगा। और फिर है विलंबना और अग्रगमन। ये विलंबना और अग्रगमन नाम आता है। विलंबना यानी देर। अपन ने ये पढ़ा कि एक चर स्वतंत्र होता है, उस पे बाद में जो आश्रित चल है, स्वतंत्र चल के कारण आश्रित चल में परिवर्तन होता है। लेकिन ये नहीं पता कि परिवर्तन होता कब है।
कई बार ये होता है कि जो कारण है वो तो अब घटित हो गया, बारिश तो अब हो गई और फसल का उत्पादन होगा 6 महीने बाद, मुद्रा के जो मूल्य में वृद्धि तो अब हो रही है और महंगाई पे बाद में धीरे धीरे प्रभाव पड़ेगा। तो जो ये चीज होती है इसको कहते हैं विलंबना और अग्रगमन, यानी परिणाम में विलंब या फिर कारण पहले। चीज एक ही है, चाहे कारण पहले हो जाए परिणाम बाद में, यदि परिणाम बाद में आ रहे हैं तो इसको विलंबना कह सकते हैं, और कारण पहले हो रहे हैं तो इसे अग्रगमन कह सकते हैं। यानी अग्रगमन और विलंबना दोनों एक ही चीज है, यानी कारण पहले घटित होगा और जो परिणाम है उसके बाद आएगा, इसको कहते हैं विलंबना और अग्रगमन। तो आपके जो सिलेबस में टॉपिक था सहसंबंध और प्रतिगमन, मैंने आपको पहले तो यही कहा था कि मैं हर जो टॉपिक है एक ही क्लास में कराऊंगा, लेकिन टॉपिक क्या थोड़ा बड़ा हो रहा है तो मैं छोटे से टॉपिक में प्रतिगमन है आपको अलग से प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू। टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है ना।